हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ 7 नवंबर 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबर आई है। तो ये छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जो है ये पोलिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट फेज में जो छत्तीसगढ़ में है वो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जो है पोलिंग होगी। और आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो छत्तीसगढ़ में टोटल जो सीट्स हैं वो है 90 मेंबर्स, ठीक है ना। और उसमें से 20 के लिए जो है पहले फेज में वोटिंग होगी। वहीं मिजोरम में अगर हम देखें तो टोटल 40 सीट्स हैं और सभी 40 सीटों पे जो है इलेक्शन वो एक ही फेज में होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न से सुप्रीम कोर्ट। तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है, व्हाई गवर्नमेंट शुड बी मेड टू अप्रोच टू द कोर्ट फॉर गवर्नर्स टू एक्ट। ही एड्स मैटर्स मस्ट बी sorted आउट बिटवीन देम एंड द सीएम्स। मतलब गवर्नर और सीएम्स के बीच ही मैटर जो शॉर्ट हो जाने चाहिए, वो क्यों बार बार जो है कोर्ट पे पहुंचते हैं कि उनको एक्ट करने के लिए कोर्ट को उसमें वो करना पड़ता है इंटरफेयर। तो उन्होंने ये भी जो सीजीआई है हमारे ऑनरेबल, उन्होंने ये भी बोला है कि द गवर्नर शुड नॉट बी ऑब्लीवियस ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये उनको भी पता है, गवर्नर्स को भी, कि उनको इलेक्टेड नहीं किया है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है उसकी जो वो बिल्स वो पेश कर प्रेजेंट करते हैं आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेजिस्लेचर, तो उसको सेट देनी ही उनको जो है पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपको पता ही है, काफी वर्सन हो गई है। एडिटोरियल पे देखते हैं तो पहला, डिफेक्शन बिजनेस, ये छोड़ देंगे हम, इतना ये वो नहीं है पार्टी। मोर लाइट लेस साउंड। तो टू अबेट नॉइज क्राइसिस गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट मेकिंग ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपने जो अभी, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है और यहाँ पे फायर क्रैकर्स के ऊपर ये आर्टिकल है कि उनसे जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको एक वो भी एक इशू है जो ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पे उसने वही बोला है कि जो थ्रेश होल्ड है कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज में वो 65 डेसिबल एक लैक है और 55 डेसिबल ये लैक है। जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल में रेस्पेक्टली, कमर्शियल में 65 डेसिबल और जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे 55। यहाँ पे डीबी है डेसिबल के लिए, ए जो है वो वेट स्केल है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ लाउडनेस के लिए, और जो एलईक्यू लैक है उसका मतलब है फिगर इज अ टाइम एवरेज। तो जो रूल्स है वो अलाउ करते हैं कि जो लोग हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं अगर नॉइज जो है ओवरशूट कर जाता है 10 डेसिबल लैक ड्यूरिंग डे टाइम। अगर डे टाइम पे ओवरशूट करेगा इससे तो उस आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो डेसिबल है वो एक लोगरिथमिक यूनिट है। यहाँ पे मतलब 10 डीबी इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि 10 उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में 10 इंक्लूड है, उसका मतलब है 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। लोगरिथम का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अकाउस्टिक फ्रैक्शन में 10 फोल्ड जो है इंक्रीज होता है अगर 10 डेसिबल इंक्रीज देखते हैं तो, ठीक है ना। सेकंड थिंग ऑथर ने यहाँ पे बोली कि कंप्लेंट करने के लिए तो प्रोविजन बता दिए, लेकिन जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है तो कम्प्लीटली कि आप उसको पूरी तरह से जो है वो मेरिट पे आप कंप्लेंट कर सकें कि भाई इतने डेसिबल का नॉइज है, क्योंकि आपके पास एक तरह से ऐसी कोई मेजर्स ही नहीं है। दूसरी चीज, ये जो लाउडनेस जोन्स की आप बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लाउडनेस जोन्स है, दीज आर ऑल्सो सेल्डम पब्लिकली डिमार्केट। उनकी कोई डिमार्केशन नहीं हो रखी है कि आपने बता रखा है ये लाउडनेस जोन ये वाली है, ये वाली, ये वाली है, ठीक है ना। और कुछ प्लेसेस ऐसे भी है जहाँ दोनों ही तरह के आपको प्लेस मिलेंगे, रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी, तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला डेसिबल लिमिट वहां पे लगेगी। फिर जो रूल्स है वो अनक्लियर है अबाउट द सैंक्शंस टू बी मेटेड आउट टू ऑफेंडर। जो भी ऑफेंडर्स हैं जो ऑफेंस कर रहे हैं इस चीज का, जो ये जो साउंड की जो लिमिट्स है उनको क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने क्या है सैंक्शन लगाने हैं वो भी कोई क्लियर नहीं है। फिर जो एनफोर्समेंट है वो भी ऑब्सक्यूर है, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे यही सजेस्ट किया कि इंडिया का नॉइज इज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और फायर क्रैकर्स आर नॉट टू वर्सन मैटर्स। अगर आप चाहते हैं कि फायर क्रैकर जो इन चीजों को और ना वर्सन करें, ऑलरेडी इतना नॉइज है उसको और ना वर्सन करें, तो गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स ऑल टुगेदर। आपको जो वायलेटिव फायर क्रैकर उनको पूरी तरह से बंद ही कर देना चाहिए, उनका प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। और सिटीज मस्ट इम्प्रूव पब्लिक एक्सेस टू नॉइज डाटा। दूसरी चीज, आप जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उनको आप एक तरह से उनको एक्सेस प्रोवाइड कीजिए कि आप जो नॉइज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, नॉइज का लेवल है उसका डाटा जो उनको प्रोवाइड है, ताकि वो देख सके कि कितना चल रहा है और वो अडॉप्ट कर सके खुद को नॉइज मिटिगेशन टारगेट्स की तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे सजेस्ट की गई है। नेक्स्ट इज अ टेल्को डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो ट्राई था उसने जुलाई में क्या किया था, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन जो है वो इनवाइट की थी ऑन द नीड एंड पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ओटीटी। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप सर्विसेज। जो ओटीटी सर्विस है उनके रेगुलेशन के लिए मैकेनिज्म जो पॉसिबल हो सकती है उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो कंसल्टेशन है वो इनवाइट की थी ट्राई ने। तो उसने यहाँ पे ये कहा है कि जो ये जो टेलीकॉम कंपनीज है वो एक तरह से कई बार आर्ग्यूमेंट देती हैं कि
Streaming platforms are free riders benefiting from infrastructure built and maintained by telecom companies। कि जो टेलीकॉम कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, उसका वो एक तरह फ्री राइडर की तरह यूज करते हैं। लेकिन ऑथर ने ये बोला कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये फंडामेंटली फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि इट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट दैट अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। क्योंकि ये जो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है नेट न्यूट्रलिटी का, उसको अंडरमाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि टेलीकॉम कंपनी जो है, दे डू नॉट ओन इंटरनेट। इंटरनेट उनका नहीं है, इंटरनेट उन्होंने ओन नहीं कर रखा। वो क्या करें? दे जस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू इट। वो जो लाइसेंस उनको मिलता है वो इसलिए मिलता है कि वो इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड कर सकें। और कंज्यूमर्स उनको क्या करते हैं? टेलीकॉम कंपनी को इसी चीज के लिए तो पे कर रहे हैं कि जो एक्सेस है सर्विसेज की, वो उनको प्रोवाइड की जाए। वो डाटा प्लान परचेज करते हैं, उसके हिसाब से इंटरनेट की उनको सर्विस दी जाती है। ठीक है ना? तो जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर्स के डिजायर के साथ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या करता है जी? वो जनरेट कर रहे हैं डिमांड फॉर इंटरनेट एक्सेस। ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरनेट के एक्सेस के लिए डिमांड को जनरेट कर रहे हैं, जबकि टेलीकॉम कंपनी जो है वो डाटा उस एक्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेलीकॉम कंपनी जो है कैपिटलाइज ऑन दिस डिमांड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ओटीटी कंटेंट बाय प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट एंड चार्जिंग सब्सक्राइबर फॉर इट। और अगर वो फेल होते हैं, मतलब अगर कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, उस चीज को कवर करने में वो फेल हो रहे हैं, तो टेलीकॉम कंपनी बिल्कुल फ्री है, उनको लिबर्टी दी हुई है कि आप जो है अपने प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? और जो भी आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं जो रेवेन्यू से इनके लिए, उसको आपको मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए तो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए आपको उसको यूज करना है। ठीक है ना? तो उसने फिर फर्दर ये भी कहा कि जो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए फेयर मार्केट इज दैट costs and benefits of a transaction are fully accounted for in the exchange price। जो भी एक्सचेंज प्राइस हो रहा है कि आप सर्विस दे रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं, उसके बदले में वो पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो अकाउंटेड होनी चाहिए, फुल्ली अकाउंटेड होनी चाहिए। कि यही ऑपरेशन एक कहता है फेयर मार्केट का। ठीक है ना? तो ऑथर ने ये कहा कि कोई भी अटेम्प्ट अगर आप करते हैं टू सीक क्रॉस सब्सिडीज इंस्टेड ऑफ फुल्ली अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, इट कुड वारंट स्क्रूटनी फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन। और अगर ये फुल्ली आप अकाउंटेबल नहीं कर पाते इन कॉस्ट को, तो वो जाहिर सी बात है स्क्रूटनी में जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी स्क्रूटनी कर सकता है कि आप हायर एक तरह से कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर उन्होंने ये भी बोला कि ओटीटी सर्विसेज जो है दे कम्पीट इन देयर ओन मार्केट। वो अपने खुद के मार्केट में कम्पीट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जो वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें या वैरायटी का कंटेंट प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से वो कम्पीट करते हैं। और जो कंज्यूमर्स है वो पे भी कर रहे हैं प्राइस किस चीज का लिए? इन बेनिफिट्स के लिए तो कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिव। जो उनके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उनके मुकाबले उनको ये सर्विसेज अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तभी वो उसको कंज्यूमर प्राइस भी पे कर रहा है। ठीक है ना? और इसी तरह से मार्केट प्लेस जो है इंटरनेट के लिए एक्सेस के लिए, consumers are free to choose the provider that offers them the highest bandwidth, data volume and reliability। उसी तरीके से इंटरनेट एक्सेस के लिए जो भी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर उनको ज्यादा हाईएस्ट बैंडविड्थ का और डाटा वॉल्यूम का और रिलायबिलिटी का जो अफोर्डेबल प्राइस पे जो प्रोवाइड करेगा उसको वो चूज कर रहे हैं। तो दीज आर डिस्टिंक्ट मार्केट। ये जो ओटीटी मार्केट है वो अलग मार्केट है, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम है वो अलग मार्केट है। क्योंकि सर्विसेज फ्रॉम वन आर नॉट सब्सटीट्यूटेबल फॉर द सर्विसेज इन द अदर। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट जो ओटीटी का कंटेंट खुद से प्रोवाइड कर सकता है, या फिर ओटीटी कंटेंट जो है खुद से वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। दोनों ही अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग इनकी मार्केट है, और एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज लॉजिकल टू मेंटेन अ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन दीज टू मार्केट्स। और इसीलिए जरूरी है, उसने बोला है कि दोनों की कॉस्ट का जो है मार्केट में सेपरेशन बना रहना चाहिए। ठीक है ना? प्रिंसिपल की अगर बात करें नेट न्यूट्रलिटी की, तो डेफिनेशन में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट मैंने बताया, डेफिनेशन कई बार पूछते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल that internet access providers must treat all traffic originating from and terminating to the internet in the same way। एक ही तरीके से आपको सारे ट्रैफिक को ट्रीट करना है, ऐसे नहीं किसी को आप जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करने लग जाएं। ठीक है ना? फिर यहाँ पे एक स्टडी भी हुई है, कोलंबिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर जो टिम वू हैं, उन्होंने बेसिकली ये टर्म कॉइंड की थी नेट न्यूट्रलिटी इन 2003 के पेपर में, जिसको उन्होंने नाम दिया था नेटवर्क न्यूट्रलिटी ब्रॉडबैंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस पेपर में जो है मॉडर्न जो भी आज नेट न्यूट्रलिटी हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, उसकी जो टर्म कॉइन की थी वो की थी टिम वू ने। ठीक है ना? आगे देखते हैं। फिर ऑथर ने यहाँ पे दो सजेशन दिए बहुत अच्छे थे कि इट इज इंपेरेटिव फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द पॉलिसी मेकर्स टू रिकॉग्नाइज द लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस ऑफ एक्विजिशंस द शॉर्ट साइटेड डिमांड्स ऑफ टेलीकॉम कंपनी। ये जो शॉर्ट साइटेड डिमांड है टेलीकॉम कंपनी की, जो वो कह रहे हैं कि ये कॉस्ट जो है उनको भी इसमें शेयरिंग होनी चाहिए, जो भी ये ओटीटी चार्जेस सर्विस चार्ज कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज पॉलिसी मेकर्स को देखना है कि इसके जो लॉन्ग टर्म में रेमिफिकेशंस होते हैं उनको ध्यान में रखना है, उनको रिकॉग्नाइज करके रखना है। फिर उसने कहा कि अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी
is not merely about preserving the ethos of an open internet, but is also intrinsic to the fostering a conducive environment for innovation, competition and consumer welfare, especially countries such as India. और इन सब चीजों को, कंपटीशन, इनोवेशन और कंज्यूमर वेलफेयर को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये जरूरी है कि नेट यूनिवर्सिटी को जो है वो अपहोल्ड करके रखा जाए इस प्रिंसिपल को। सिर्फ ओपन इंटरनेट के हितों को प्रोवाइड प्रिजर्व करने के लिए, इन सब चीजों को प्रमोशन के लिए भी इसको जरूरी है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इंटरनेट जो है वो एक करियर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितना भी हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा आजकल इंटरनेट पे ही बेस्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये इसको लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट को देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। द कल्ट ऑफ ऑपरेशनल सुपीरियरिटी फ्रॉम इजराइल टू इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात इसमें कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड की गई है, वो यहाँ पे जो इजराइल ने एक तरह से जो एक्शन, जो ऑपरेशनल सुपीरियरिटी अपनी दिखाई और उसको एक तरह से उसने ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, उसके रिगार्डिंग बोला कि इंडिया को वो कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनेजिंग अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट थ्रू प्योरली मिलिट्री मीन्स वर्क्स ओनली अंटिल द एडवर्सरी फाइंड्स अ वे इन। सिर्फ तब तक ही काम करते हैं जब तक आपका जो ओपोनेंट है वो दूसरा कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता है। अगर उसको दूसरा तरीका मिल जाएगा तो ये जो आपका मिलिट्री मीन्स से आप जो कंट्रोल कर रहे थे वो फेल हो जाएगी, जैसा कि अभी इजराइल में देखने को मिला। क्योंकि आपने देखा होगा इजराइल काफी टाइम से जो है वो अपने उस पे ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसकी सिक्योरिटी ऐसी है, उसने ये कर रखा है, लेकिन जब ये 2007 अक्टूबर का ये जो अटैक हुआ है हमास ने जो किया था, उससे वो सारी चीजें फेल हो गई। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन पीरियोडिक एट्रिशन सीम्ड टू वर्क, बट इन फैक्ट Israel's military virtuosity marks the reality that its approach was bereft of political plan। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो आप पीरियोडिक अट्रिशन कर रहे हैं, बार बार कभी कुछ चेक कर रहे हैं, कभी कुछ आपने ये कर दिया, कभी कभी बीच में आपने चेक्स एंड बैलेंसेज कर दिए, उससे ये तो लगता है कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट में जो मिलिट्री के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंसी है विदाउट एनी पॉलिटिकल प्लान, वो अप्रोच जो है वो रियलिटी को कहीं ना कहीं मास्क कर देती है, ठीक है ना, जैसा कि हमने इसके केस में देखने को मिला। फिर फर्दर ऑथर ने कहा है कि relying on a cult of operational superiority while ignoring the problem's political roots invite the adversary to hold fast to its unshakable beliefs। जो adversary है वो जो अनशेकेबल बिलीफ्स हैं उनको एक तरह से उसके प्रति ज्यादा वो कर देता है, इनवाइट कर लेता है उसको कि वो उस चीज को तोड़े, उन बिलीफ्स को जो बन चुकी हैं, जिनको तोड़ नहीं पा रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। और क्लिंग टू वायलेंस एज द ओनली मोड ऑफ पॉलिटिक्स, और वो फिर सीधा वायलेंस पे उतराते हैं कि यही सिर्फ एक मोड है जिससे जो है सॉल्यूशन निकल सकता है। एंड टू कीप ट्राइंग अंटिल इट फाइनली लैंड्स अ मीनिंगफुल ब्लो, और जब तक कोई मीनिंगफुल ब्लो झटका नहीं दे देते वो, तब तक वो उस पर ट्राई करते रहते हैं, जैसा कि ये हमास ने किया, बार बार कुछ कर रहे थे तो फाइनली वो उनका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो गया, कोई ना कोई लूपहोल निकाल लेते हैं। तो केवल आप जो है ऑपरेशनल सुपीरियरिटी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। इंडिया को यहाँ पे क्या सजेस्ट किया है, इंडिया के लिए कॉन्टेक्स्ट बोला है, जो हम पाकिस्तान का इशू जो हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे बार बार जो वहां से टेरर वाले इंसिडेंट्स हमें होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बट इंडिया वाज आल्सो सीड्यूस्ड बाय द कल्ट ऑफ ऑपरेशनल सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं हम भी इस चीज से ही हैं। ये ऑथर ने ये बोला है कि जैसा कि इजराइल का केस है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट ये करता है कि मोर पावरफुल एक्टर कैन अप्लाई पीरियोडिक अट्रिशन टू मैनेज इट्स थ्रेट्स। जो एक ज्यादा पावरफुल जो आपका एक्टर है वो जाहिर सी बात है पीरियोडिक चेक के साथ, एट्रिशन के साथ जो है थ्रेट को मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन they make India stronger, but by themselves they only enable successful tactics, not effective strategy। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ सक्सेसफुल टैक्टिक्स आप दिखाते हो, ना कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दिखाते हो। स्ट्रेटेजी अगर आपको इफेक्टिव बनाए तो आपको पॉलिटिकली जो है थ्रेट को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इंडिया हैज रिजेक्टेड द नोशन ऑफ एड्रेसिंग द थ्रेट पॉलिटिकली। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने यहाँ पे बोला है इंडिया को इसराइल के जो है एक तरह से सिमिलर अप्रोच पे बताया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ऑथर ने यही बोला है यहाँ पे, व्हाई शुड इट गेट बॉग डाउन इन अ टॉर्चरस प्रोसेस फुल ऑफ स्पॉयलर्स वेयर एनी डील मे नॉट बी एनफोर्सिएबल। कि कोई भी जो है डिप्लोमेटिकली क्यों जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की गई थी। और जो आंसर है वो उसी में है कि इग्नोरिंग द पॉलिटिकल इंटरेस्ट एट द हार्ट ऑफ ए राइवलरी ओनली इनवाइट द एडवर्सरी टू डिग इन एंड ट्राई हार्डर। आप अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इग्नोर करते रहेंगे और राइवलरी चलाते रहेंगे तो सिर्फ क्या करेगा, जो एडवर्सरी है वो और डीप खोलने की सोचेगा कि और कुछ मिल जाएगा कुछ, और हर बार वो हार्डर हार्डर ट्राई करने की कोशिश करेगा। ये टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो ए पॉलिटिकल प्रोसेस मे हैव डिविडेंड्स। तो ऑथर ने यहाँ पे जो सजेशंस दिए हैं और जो चीजें बताई हैं वो ये है कि डायलॉग विल नॉट एक्सटिंग्विश द पाकिस्तान आर्मीज
entrenched anti-India ideology and even less the fervor of its terrorist allies। हालांकि जो डायलॉग है वो ये तो नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से जो पाकिस्तान आर्मी के जो एंटी इंडियन आइडियोलॉजी उसको खत्म कर देगा, और उससे भी कम ना ही जो टेररिस्ट एलाइज को उसको बार बार उसको साथ देता है वो फरवर को खत्म कर देगा। लेकिन Detente has broken out among inveterate rivals before, including between Israel and older Arab enemies, most recently Saudi Arabia. Similarly, Pakistan's army and political elite could conceivably gain a stake in at least calming tensions with India and distancing themselves from extremist groups। लेकिन कम से कम ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है या पॉलिटिकल एलिट है वो कंसीवेबली एक उसमें गेन उसको ये मिलेगा कि वो टेंशन जो चल रही हैं इंडिया के साथ वो उनको शांत करने में थोड़ा सा रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको उनसे दूर रखने में भी एक तरह से रोल रहेगा। फिर और इंसेंटिव क्या है, दे हैव इंसेंटिव्स इन बटरेसिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्डिंग कैपेसिटी टू काउंटर एंटी स्टेट टेररिज्म, जो एंटी स्टेट है जो खुद के ही अगेंस्ट जो टेररिज्म है एक तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं, और रेड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना, और कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी खुद की डिपेंडेंस चाइना पे है ज्यादातर, अब देखेंगे आप पूरी तरह से डिपेंड हो गया, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो पाएगी। फिर ग्रांड बार्गेन में भी एल्यूसिव बट स्टार्टिंग अ पॉलिटिकल प्रोसेस कुड एड्रेस अ रेंज ऑफ प्रेसिंग इश्यूज। हालांकि ये देखता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा बार्गेन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ जो प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस जरूर कर सकता है। वो क्या है, न्यूक्लियर से लेके मिसाइल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो, कोऑर्डिनेशन ऑन अफगानिस्तान है वो, और जो ओपनिंग द स्पिगोट ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो एक तरह से प्रेसिंग इश्यूज है ये कहीं ना कहीं जरूर एड्रेस होने में मदद मिलेगी। तो वी हैव सीन इन द पास्ट मंथ द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग पॉलिटिक्स, और पिछले कुछ मंथ्स में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। अ वीकर एंड हाईली रिजॉल्व्ड एडवर्सरी कैन स्टिल कोज अनटोल्ड हार्म। तो चाहे बेशक कमजोर हो, लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है, अगर वो पूरी तरह से रिजॉल्व है, तो चाहे वो कमजोर एडवाइजरी भी हो, वो आपको बहुत गहरा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही है ऑथर ने, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। तो ऑथर ने सजेस्ट क्या किया है, न्यू दिल्ली मस्ट मेंटेन एंड इन्फोर्स डिटरेंस थ्रू द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो पूरी उस तरीके से उस पर ध्यान में रखना है, डिटरेंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के पूरे स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, और मैनेजिंग अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट थ्रू प्योरली मिलिट्री मीन्स वर्क्स ओनली अंटिल द एडवर्सरी फाइंड्स अ वे इन। वही बात है कि जब तक आप सिर्फ मिलिट्री माइट के थ्रू आप कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट को जो है मैनेज करने की कोशिश करोगे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे, तब तक सिर्फ आप तभी तक एडवर्सरी को दूर रख सकते हैं जब तक वो दूसरा तरीका नहीं ढूंढ लेता। तो इसलिए पॉलिटिकल इशूज जो भी हैं या पॉलिटिकल जो पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। द कैनेडियन ड्रीम इज नॉट वेनिंग, तो यहाँ पे वो बेसिकली जो ये कॉन्टेक्स्ट में दिया है, ये जो इंडियन स्टूडेंट जो हाई स्टडीज या अदर फर्दर स्टडीज के लिए जो कनाडा में वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जो स्टडीज अफेक्ट हुए हैं उन पे क्या फर्क पड़ा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो वहाँ पे परमानेंट सेटल होने के लिए जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि जो स्टडी रूट है टू सेटलिंग इन कनाडा इज नॉट ऑलवेज लक्रेटिव, हमेशा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप डाटा देखेंगे तो ओनली 30% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू गेट परमानेंट रेजिडेंस विद इन अ डिकेड ऑफ देयर अराइवल। एक डिकेड के अंदर अंदर केवल 30% लोग ही जो वो परमानेंट रेजिडेंस बन पा रहे हैं वहां पे, जो स्टडी पर्पज के लिए बेसिकली आते हैं, ठीक है ना। फिर फर्दर जो एक और चीज में इंपॉर्टेंट वो थी कि जो एवरेज जो होंगे अगर आप एवरेज पे जाते हैं तो हमेशा जो है वो डिसेप्टिव होती हैं, ज्यादातर केस में अक्सर जो है डिसेप्टिव होती है, मतलब वो दिखाएंगी कुछ लेकिन रियलिटी कुछ होती है, क्योंकि पीपल जो परसीव करते हैं रियलिटी, दे परसीव देयर रियलिटी बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शंस विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु वेंट टू कनाडा टू स्टडी। जाहिर सी बात है आप डाटा पे तो नहीं देखेंगे, आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पूछेंगे जो कनाडा में स्टडी के लिए कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या पोजीशन है। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो भी होती है इट यूजुअली गेट्स मोर क्रेडेंस देन डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। हमेशा फर्स्ट हैंड नॉलेज को जो है प्रेफरेंस दी जाती है देन डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो आपको डिसेप्ट कर सकते हैं, वो आपका डिसेप्शन कर सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ और ही पिक्चर दिखा दें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द स्ट्रेसफुल लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स इन कोटा। तो ये दूसरा आर्टिकल है, ये डाटा पॉइंट में सीरीज में पहला हम देख चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि बेसिकली नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे बच्चे आते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली और सेकंड पॉइंट में जो दिया है टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑथर ने जो दिखाया है कि जो टाइम स्टूडेंट स्पेंड करते हैं कोचिंग सेंटर्स में वो डिटरमाइन किया जाता है कि वो किस कोर्स में किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर जेई और नीट की बात करें तो 80% स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि वो लगभग 6 से 7 घंटे जो है वो डेली कोचिंग सेंटर में बिताते हैं। वहीं पे अगर बाकी की बात करें तो 63% स्टूडेंट्स ने जो है वो
सिर्फ ये इतने घंटे बताएं जो और किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो वहां पे 80% है, जबकि यहाँ पे 63% है। फिर दूसरी बात, मोर देन हाफ यानी कि 54% जो स्टूडेंट्स है कोटा में, वो कहते हैं कि जो वीकली टेस्ट वहां पे होते हैं वो उनके लिए हेल्पफुल है और उनकी प्रिपरेशन में, ठीक है ना, लेकिन बाकी के लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक। फिर टू गेट सम रिस्पाइट फ्रॉम सच अ हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, आपको वीकली टेस्ट देने हैं, आपका स्टडी शेड्यूल इतना ज्यादा है, मोर देन 8 ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट्स, तो वो ये फेल्ट करता है कि कोचिंग सेंटर शुड सेट 1 डे एवरी वीक ऑफ फॉर लीजर एक्टिविटी, एक दिन कम से कम कोचिंग सेंटर्स को लीजर एक्टिविटीज के लिए उनको रखना चाहिए। ये 8-10 में से 8 लोग ये मानते हैं, 80% मान के चलिए। ए लिटिल ओवर 1/3 ऑफ देम सेड दैट दे फील होमसिक ऑफन, अक्सर 1/3 ये भी कहते हैं कि होमसिक फील करते हैं, और क्लोज टू हाफ जो ये कहते हैं दे फील होमसिक फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कुछ लोग ये कहते हैं वो समय समय पे होमसिक फील करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे है 19% स्टूडेंट्स ने एडमिट किया है कि दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स इन कोटा विद हुम दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स, 19% के कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, और क्लोज टू 2/3 जो स्टूडेंट्स है वो अकेले रहते हैं वहां पे, ठीक है ना। कुछ ही लोग हैं जो फैमिली वगैरह के साथ वहां पे रहते हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर आगे है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ देम कंप्लेंट अबाउट इम्प्रॉपर बिहेवियर मेटेड आउट टू देम ड्यू टू देयर कास्ट, अगर कास्ट और उसके साथ इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ है तो 21% लोगों का मानना यह है कि उनको जो है इम्प्रॉपर बिहेवियर उनके साथ उनकी कास्ट से रिलेटेड के वजह से किया है, और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से 26% लोगों ने बोला उनके साथ जो है इम्प्रॉपर बिहेवियर हुआ है। रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करें तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स रहा है फॉर 17% ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर फर्दर नियरली हाफ द स्टूडेंट जो 47% है उन्होंने ये बोला है कि दे फेस डिस्क्रिमिनेशन ओवर द एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे भी कई लोगों ने कुछ स्टूडेंट ने डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस किया है। और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मेजोरिटी ऑफ देम क्या करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टॉक टू देयर फैमिली, 68% तो फैमिली से बात करते हैं, लेस देन हाफ यानी 46% जो है उन्होंने बोला कि वो मूवी देखते हैं या म्यूजिक लिसन करते हैं, और केवल 26% ये बोला है कि वो मेडिटेशन करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं बैलेंस करने के लिए उनका डेली स्टडी रूटीन को, और उससे भी कम नंबर जो है वो ये बोल रहे हैं कि वो रीडिंग करते हैं नॉट रिलेटेड टू देयर सिलेबस, मतलब नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरीज वगैरह पढ़ना, इस टाइप की मैगजीन्स वगैरह, ठीक है ना। 50% हैव स्टार्टेड गोइंग टू बेड लेटर, ज्यादा वहां आने के बाद ज्यादातर लोग लेट नाइट्स तक जगते हैं, तो बेड टाइमिंग जो है वो उनकी कम हो गई है, और 32% ने भी बोला है कि वो वेकअप अर्ली कर जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है ना। दे यूज द टाइम गेन फ्रॉम स्लीपिंग लेस टू स्टडी मोर, जाहिर सी बात है इस टाइम को वो यूटिलाइज करते हैं पढ़ाई करने में। 59% स्टूडेंट जो है वो नाउ डेडिकेट मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, ज्यादातर जो है बच्चे सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देते हैं जितना वो पहले दे रहे थे। और 23% जो है मील इनटेक उनका बढ़ गया है, जबकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट नियरली 47% ने ये बताया कि उनका जो ईटिंग है वो कम हो गई है जब से वो कोटा में शिफ्ट हुए हैं। तो लाइफ जो है कोटा में स्ट्रेसफुल है और मार्क्ड बाय कंसिडरेबल लोनलीनेस से मार्क्ड है, ये डाटा यही सजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो डाटा पॉइंट में आज दूसरा था इस सीरीज का। नेक्स्ट इज स्टेट्स इन कोर्ट अगेंस्ट देयर गवर्नर, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हमने बताया था फ्रंट पेज में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने क्या बोला था, तो वहीं पे स्टेट जो है कोर्ट में गई हुई है, तो तमिलनाडु, केरल, पंजाब तीनों ही जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं टू डिसाइड अ टाइम फ्रेम फॉर विच गवर्नर्स हैव टू आइदर रिटर्न और ग्रांट असेंट टू बिल, कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने पास जो है बिल रख सकते हैं, कितने टाइम के लिए उनको रिटर्न करना है या असेंट देने है, वो टाइम जो है फिक्स कराने के लिए जो वो गई हैं। तो सम ऑफ दी बिल्स हैव बीन सिटिंग विद गवर्नर फॉर ईयर्स, क्योंकि कुछ बिल जो है वो कई सालों से जो है गवर्नर्स के पास पड़े हुए हैं, तो क्या ऐसी कोई टाइम लिमिट है कि सालों तक आप डिले कर सकते हैं। तो तमिलनाडु हैज एक्यूज्ड गवर्नर आर एन रवि ऑफ टॉइंग विद द सिटीजंस मैंडेट बाय सिटिंग ऑन द बिल्स बाय नाइदर असेंटिंग नो रिटर्न, ना तो उन्हें असेंट दे रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं, जबकि वो जो सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेजिस्लेटेड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा पेश किया गया बिल है, उस पे आप उसको अनड्यू टाइम तक कैसे डिले कर सकते हैं। फिर एडवोकेट दुष्यंत दावे जो है जो तेलंगाना के लिए अपेयर कर रहे थे, उन्होंने सबमिट किया कि लेजिस्लेचर्स इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स वर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नर्स हु हैड बिकम अ लॉ अनटू देमसेल्व्स, खुद में अपने आप में लॉ बन के वो काम बैठे हुए हैं और उनकी मर्जी पे जो है अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोर्ट को भी बोला है, उन्होंने बोला था कि इन अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देयर कैन बी नो रूम फॉर द गवर्नर एक्टिंग ऑन डिस्क्रिशन, किसी भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में गवर्नर खुद के डिस्क्रिशन पे एक्ट करता रहे, ऐसा कोई जो है रूम जो है कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द न्यू पोलिश गवर्नमेंट, तो जो पोलैंड है वहाँ पे जो रिसाउंडिंग मेजोरिटी जो है मल्टी पार्टी अपोजिशन कोalition को जो है दी गई है, ठीक है ना। रिकॉर्ड जो है 74.4% वहाँ पे टर्न आउट रहा था वोटिंग का, तो वहाँ पे लॉ एंड जस्टिस पार्टी रूल जो गवर्नमेंट है स्टेन रिलेशंस विद द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको कैसे जो है वो करेंगे, और
अनपॉपुलर जो उनकी कुछ पॉलिसीज हैं अबॉर्शन से रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है। तो जो पीपल ऑफ पोलैंड है उन्होंने रिसाउंडिंग मेजोरिटी दी, तुमने बता ही दिया है। इसको मल्टी पार्टी अपोजिशन कोलिशन को पार्लियामेंट में लोअर हाउस में, और रिकॉर्ड बता दिया टर्नआउट 74.4% रहा था। रूलिंग जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी है, पीआईएस पार्टी इसको बोलते हैं, लेड कोलिशन वाज डिफीटेड आफ्टर इट स्पेंट द लास्ट 8 इयर्स इन द ऑफिस, तो उसको डिफीट किया गया था। जो हॉलमार्क ऑफ पीआईएस रूल का था, it has been to deploy its electoral majority to redefine the Polish nation in its own radically right wing and populist image। तो उसके लिए क्या क्या जो है बेसिकली चैलेंजेस रहने वाले हैं, ये यहाँ पे बात कही गई है। प्रायोरिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट जो रहेगी वहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप को उसको नेविगेट करना पड़ेगा। जो पिछले 8 सालों में जो पॉलिसीज जो आई हैं, उन्होंने जो मतलब एक तरह से लैंडस्केप को जो विटिएट किया है ना, चेंज किया है, उसको एक तरह से दोबारा से उसको सही करने के लिए वो बेसिकली उनका वो जो है टास्क रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ द पर्सनल डाटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गोट ब्रीच। तो यहाँ पे ये है अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसने ये बोला है कि जो उनके पास जो है पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स की, जिसमें आधार नंबर्स भी हैं और पासपोर्ट डिटेल्स भी हैं, और वो जो है उनको डार्क वेब पे जो है उनको सोल्ड कर दिया गया है थ्रेट एक्टर्स के द्वारा, जिसका नाम है PWN0001 के द्वारा, ठीक है ना। तो नेचर क्या है पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझनी जरूरी है। जो पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन होते हैं इसको पीआईआई बोलते हैं। इट इज इन्फॉर्मेशन दैट व्हेन यूज्ड अलोन और विद अदर रेलेवेंट डाटा कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं इंडिविजुअल्स को। और पीआईआई जो है इट मे बी डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स लाइक पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और क्वाजी आइडेंटिफायर्स दैट कैन बी कंबाइंड विद अदर इन्फॉर्मेशन टू सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल। डायरेक्टली भी उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उससे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं क्वाजी आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं जो किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप कंबाइन करेंगे तो सक्सेसफुली आप उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने में आपकी हेल्प मिलेगी। थ्रेट्स क्या राइज हो रही हैं जो ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन है उनसे, ये है तो इंडिया की अगर बात करें तो इट रैंक्ड 4th ग्लोबली इन ऑल मालवेयर डिटेक्शन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम वर्ल्ड की हैं, और हम अगर मालवेयर डिटेक्शन में देखें तो ग्लोबली हमारी रैंक 4th रही है 2023 के फर्स्ट हाफ में। वहीं 45% जो इंडियन बिजनेस हैं वो ये कहते हैं कि दे एक्सपीरियंस मोर देन 50% राइज इन डिसरप्टिव साइबर अटैक्स लास्ट ईयर। तो ये भी एक कहीं थ्रेट, ये जो राइजिंग थ्रेट है उसका ये भी है। तीसरा ये है, रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो 67% इंडियन गवर्नमेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन है, दे एक्सपीरियंस ओवर 50% इंक्रीज इन डिसरप्टिव साइबर। उन्होंने भी जो रिस्क में राइज हुआ है उनका भी 50% राइज में इंक्रीज रहा है रिस्क में। फिर जो अनरेस्ट है अभी वेस्ट एशिया में, और जो इंक्रीज हुआ अटैक्स में, थ्रेट एक्टर्स कैपिटलाइजिंग ऑन द chaos एक्सपोज्ड पर्सनली आइडेंटिफाइड डाटा सिग्निफिकेंटली, उससे भी कहीं ना कहीं जो पीआईआई है वो एक्सपोज हो सकता है, थ्रेट्स जो है उससे भी हैं। फिर थ्रेट एक्टर जो है दे लेवरेज स्टोलन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन टू कमिट ऑनलाइन बैंकिंग थेफ्ट कर सकते हैं, टैक्स फ्रॉड्स कर सकते हैं, अदर साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे सारे चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं, जो थ्रेट्स हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। यूजर्स क्या कर सकते हैं सेफ गार्ड करने, तो यहाँ पे 4 सजेशन दिए गए हैं। पहला ये बोला कि यूजर शुड ट्राई टू असरटेन इफ देयर इन्फॉर्मेशन आर लीक्ड इन द डाटा लीक। सबसे पहले तो आपको ये असरटेन करना है कि क्या सच में डाटा लीक में आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो लीक हुई है नहीं हुई है। फिर यूजर शुड आल्सो बी अलर्ट एंड अप्रोच ईमेल्स फॉर अननोन सोर्सेज। अगर आपको अननोन सोर्सेज से ईमेल्स आते हैं तो आपको उनके प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है ना, और उनको क्वेश्चन से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोलन इन्फॉर्मेशन में बी यूज टू टारगेट यूजर्स इन फिशिंग कैंपेन्स में उनको यूज किया जा सकता है। फिर ये भी एडवाइस किया गया टू चेंज एग्जिस्टिंग यूजर आईडीज एंड पासवर्ड। जो भी आपकी यूजर आईडीज है एग्जिस्टिंग उनको चेंज कीजिए, पासवर्ड है उनको चेंज कीजिए, ताकि जो स्टोलन डाटा है उसको जो है कोई भी गलत उसके लिए मिसयूज उसका ना किया जा सके, ठीक है। लास्ट वो ये है कि यूजर शुड आल्सो इंप्लीमेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल देयर अकाउंट। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनके लिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए, और इन्फॉर्म कीजिए कंसर्न अथॉरिटीज को अगर किसी भी केस में आप ये नोटिस करते हैं कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी कोई हो रही है आपके ऑनलाइन अकाउंट में। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को सेफ गार्ड रख सकते हैं, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी उसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। तो हमने बताया था कि जो भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर, वो जो है विजिट पे हैं इंडिया पे, और दोनों साइडों ने जो एग्री किया है टू गो अहेड विद द फाइनल सर्वे ऑफ 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गैलेफू एंड कोकराझार इन असम। असम के कोकराझार में भूटान के गैलेफू में जो बीच में 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर जो रेल लिंक बनने वाला है
उसके लिए फाइनल सर्वे के लिए दोनों ही कंट्री एग्री हो गई हैं। और ये भी बात हुई कि जो सेकंड रेल लिंक जो है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए बात चल रही है बिटवीन भूटान एंड वेस्ट बंगाल के बीच। तो वो तो हमने बता दिया कि रीजनल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए, वो बॉर्डर्स को अपग्रेड करने के लिए, इमिग्रेशन पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए जो है ये डिस्कशन चला है। और जो गैलेफू को जो है एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्लान चल रहा है ऑन द बॉर्डर बिटवीन भूटान एंड असम में। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें है। आगे देखते हैं। असेंबली पोल्स तो इतना इंपॉर्टेंट, यस। ओड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम वो जो दिल्ली में वापस आने वाली है, और 13 से 20 नवंबर के बीच में जो है ये स्कीम लागू होने की बात चल रही है। ओड इवन व्हीकल रोटेशन में, और जो इन पर्सन क्लासेज जो है वो सस्पेंड कर दी हैं सभी स्कूलों में टिल नवंबर 10 तक, एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th। 10th और 12th को छोड़ के सारी की सारी जो इन पर्सन क्लास है वो बंद कर दी है। ऑनलाइन क्लासेज जो है वो करी जा सकती हैं। ठीक है ना। Quad's IPMDA initiative prove our commitment to a free Indo-Pacific। तो Indo-Pacific Maritime Domain Awareness IPMDA initiative जो है ये अनाउंस किया था क्वाड ग्रुपिंग ने, और ये अनाउंस किया था आपको टोक्यो समिट में अनाउंस किया था ये क्वाड ग्रुपिंग ने इन द अर्ली 2022 to track dark shipping and build a faster, wider and more accurate maritime picture of near real-time activity in partners waters। तो जो इनिशिएटिव था ये IPMDA, इसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये इसका जो स्ट्रेस थी वो, इसका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग मैरीटाइम एक्टिविटीज इन द इंडो पैसिफिक, और एंश्योर करना कि सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोमोटिंग कोऑपरेशन अमंग लाइक माइंडेड नेशंस इन द रीजन। जो भी इस रीजन में लाइक माइंडेड नेशन उनके बीच में कम्युनिकेशन को, कोऑपरेशन को, और जो सेफ्टी है क्रिटिकल सी लाइंस की उनको एंश्योर करना जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना। और ये तो हमने बता ही दिया, ये कब जो 2022 की टोक्यो समिट था उसमें बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। हीरालाल समारिया जी को जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। हीरालाल समारिया वाज शोन इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम द दलित कम्युनिटी टू होल्ड दिस पोस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन हुए हैं। और जो इनसे पहले थे ये पोस्ट जो थी सीआईसी की वो वैकेंट थी सिंस अक्टूबर 3 फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ वाई के सिन्हा टीनियर। जो वाई के सिन्हा जो हमारे प्रीवियस सीआईसी थे उनके टीनियर के बाद ये 3 अक्टूबर से पोस्ट खाली पड़ी थी। और इन्होंने जो है समरिया जी ने जो दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनको भी ओथ जो है कराई है। तो वो कौन कौन है, आनंदी रामालिंगम जी और विनोद कुमार तिवारी जी। तो ये दो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और जो समरिया जी हैं वो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो ये आप अपॉइंटमेंट में याद रखेंगे, ये भी प्री के लिए आप इंपॉर्टेंट समझिए। आगे देखते हैं। बिजनेस में आता फ्री ग्रेन्स पोज मीडियम टर्म फिजिकल रिस्क कैन इस पर कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। तो जो फ्री ग्रेन्स की स्कीम को जो 5 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंड किया गया उसके रिगार्डिंग ये है कि पीएम्स मूव टू एक्सटेंड स्कीम अनलाइकली टू हर्ट करंट ईयर्स फिजिकल मैथ अनलेस मोर पॉपुलिस्ट मेजर्स अनवेल्ड अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो करंट ईयर्स में तो हो सकता है वो हर्ट ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे आप तो नियर टर्म जो इम्पैक्ट है इंक्लूडिंग ऑन इन्फ्लेशन इट इज सीन एज बीइंग मैनेजेबल। और लॉन्ग टर्म में भी उसको नियर टर्म इम्पैक्ट तो ये है कि मैनेजेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो एक तरह से मीडियम टर्म जो है फिजिकल रिस्क पोज कर सकता है। फिजिकल कंसर्न की बात करें तो जो पीएम का एक्सटेंशन फ्री फूड रेंज प्रोग्राम बाय 5 इयर्स एड्स टू मीडियम टर्म फिजिकल रिस्क। ये नोमुरा वर्मा जी हैं और नंदी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो अनाउंसमेंट है इट हैज इफेक्टिवली सीमेंटेड दिस इनटू अ पॉलिसी फॉर मीडियम टर्म। 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन स्कीम कॉस्ट ₹2 लाख करोड़ और 0.7% जीडीपी एनुअली। एनुअली जो जीडीपी पे भार पड़ेगा वो 0.7% या फिर 2 लाख करोड़ का जो है वो एडिशनल उस पे वो आने वाली है। गवर्नमेंट वुड आल्सो बी फॉरगोइंग रेवेन्यूज व्हिच कुड अमाउंट टू 0.05% जीडीपी। जो रेवेन्यू फॉरगोन होने वाली है वो भी 0.05% जीडीपी तक रह सकती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यस, साइंस में आज आया था इन द सिक्किम फ्लड्स वेक अ ट्रेल ऑफ हजार्ड्स लाई इन वेट। जो सिक्किम में जो फ्लड आई थी और जो आप जानते हैं उसका रीजन था ग्लोफ GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की ये था। तो उसके रीजन यहाँ पे तलाशे जा रहे हैं कि किस वजह से आई है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी लगाई है। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन आप ध्यान रखिए। जो साउथ लोहानक लेक है ये लोकेटेड है नॉर्थ सिक्किम में। तो ध्यान रखना साउथ लोहानक लेक है लेकिन लोकेटेड कहाँ है, नॉर्थ सिक्किम में एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5200 मीटर्स। फिर उसके बाद इसके कई सारे जो है रीजन बताए गए थे कि क्या इंसेसेंट रेन जो है वहां पे जो कंटिन्यूअस रेनफॉल हुआ था, क्लाउड बर्स्ट है वो क्या रीजन है। कुछ ने अर्थक्वेक को भी रीजन एक तरह से वो बताया है। लेकिन जो GN राहा जी हैं जो हेड है मेट्रोलॉजिकल सेंटर गैंगटोक में, उन्होंने जो बताया जो पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर अ क्लाउड बर्स्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल ट्रिगरिंग
द ग्लोफ इज वेरी लो। इन दोनों के चांसेस कम है क्योंकि जो 10 वेदर स्टेशन है अक्रॉस नॉर्थ सिक्किम, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिकॉर्ड किया था फॉर द पीरियड ऑफ ग्लोफ। जिस पीरियड में ग्लोफ हुआ था उसमें जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो काफी लाइट टू मॉडरेट ही हुआ है। रिसर्चर्स ये भी मान रहे हैं कि क्या किसी अर्थक्वेक ट्रेमर ने जो है वो ट्रिगर किया था इस ग्लोफ को, ठीक है ना। डिजास्टर हुआ कैसे, तो डिजास्टर जो है डाउन स्ट्रीम ऑफ द लेक हुआ। इट वाज नॉट कॉज्ड सोनली बाय द ग्लोव बट बाय अ कैस्केड ऑफ सेवरल इवेंट्स। सिर्फ ग्लोव की वजह से नहीं हुआ है डिजास्टर, काफी सारे फैक्टर्स थे, इवेंट्स थे जिनकी वजह से बेसिकली हुआ। तो सबसे पहले तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है मेगा डैम्स बने हैं, उसको उसने बोला है कि जो तीस्ता बेसिन है जहाँ पे ग्लोव्स एविडेंट है, वो वहां पे मेगा डैम्स बनाने का आइडिया ही, एक डिसीजन जो है वो गलत है थोड़ा सा। फिर ओथर ने ये भी बोला है कि जो साउथ लोहानक लेक है, इट इज द लार्ज सेक्शन ऑफ द लेटरल मोराइन वाज मूविंग फॉर मैनी इयर्स प्रीसीडिंग द कोलैप्स। कोलैप्स से पहले काफी सालों से जो है वो सेवरल मीटर्स पर ईयर की रेट से जो है वो मूव कर रहा था, जो मोराइन था, जो इसकी वजह से ग्लोव का इंसिडेंट ये हुआ है। तो ये कोई एकदम से होने वाला इवेंट नहीं है। फिर ये भी बोला है कि 1976 में अगर आप देखें तो जो साउथ लोहानक लेक का एरिया था वो केवल 0.20 स्क्वायर मीटर था, ठीक है ना। तो जबकि 2019 में अगर आप देखें तो जो लेक का एरिया था वो 1.35 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बढ़ गया था। यानी कि जो ग्लेशियर था उसका साइज जो है श्रिंक होता रहा था कंटिन्यूअसली, और जो लेक का साइज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। ग्लोव्स आर नेचुरल बट द रैपिड इंक्रीज इन द लेक साइज एज a रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियर्स एक्सेलरेटेड मेल्टिंग टाइड क्लोजली टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट वार्मिंग। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी इसमें रोल रहा है, और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ये देखने को मिला कि जो मेल्टिंग थी ग्लेशियर की वो ज्यादा हुई, और वो श्रिंक होता गया साइज में, और वहीं जो लेक का एरिया था वो बड़ा होता गया। जो लेक का रैपिड एक्सपेंशन है माइट हैव वीकन्ड द परमाफ्रोस्ट दैट वाज होल्डिंग द मोराइंस which would have been one of the important reasons behind slow failures on October 3। और एक रीजन ये भी दिया जा रहा है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो एक्सपेंशन हुआ है लेक का, उसकी वजह से जो परमाफ्रोस्ट थी वो कमजोर पड़ गई हो, जिसने उस मोराइन को एक तरह से होल्ड कर रखा था, और जिसकी वजह से जो है ये जो स्लो फेलियर हुआ है, जो ये ग्लोव का इंसिडेंट हुआ है, वो इसका एक मेजर कारण ये भी हो सकता है। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। थैंक यू।